बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो ज़ाहिर है बड़ी खुशियों का दिन होता है, और खुशियों का दिन इसलिए होता है कि हम इसको कहते हैं सुन्नत इब्राहीमी। और सुन्नत इब्राहीमी पे ज़ाहिर है आज का, कल का और परसों का 3 दिन जो है वो हम कुर्बानी करेंगे इस याद में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस मसले में किस वक्त में किस तरह से कुर्बानी जो है, और वो भी अपने 5, 6, 7 साल के बेटे के साथ जो कि इसकी याद में भी। लेकिन इसको सुन्नत रसूल भी समझना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सुन्नत को पूरा किया। इन खुशियों के दिनों में हम अपने उन मेहमानों के साथ आज का दिन गुफ्तगू करेंगे जो कि सारा साल तो हमारे साथ एक प्रोफेशनल नज़रियाती या माशरती गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ईद का दिन जो है उनका कैसे गुजरता है, ईद के दिन उनकी कैसी तैयारियाँ होती हैं, ईद के दिन में उनको कैसे कैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, सारी गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई मोहतरम डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब जो कि माहिर जिल्द है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, खैरियत से हैं डॉक्टर साहबा। और जनाब इंतहाई मोहतरम समीना आपा हमारे साथ है। समीना आपा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और जनाब इंतहाई मोहतरम डॉक्टर बिस्मा इजाज़ हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। कंज़ा आपा से आपसे आप कंज़ा आप ये जो दिन है हमारा ईद का, ये औरत के लिए ख़ास कैसे होता है? आदमी ने तो नमाज़ पढ़नी है जाके, उसके बाद कुर्बानी का इंतज़ाम करना है अगर है तो नहीं है, ख़ातून ने क्या करना होता है ईद वाले दिन? तो ख़ातून के तो बहुत ज़िम्मेदारी है। उसने सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त संभालना है, फिर सबकी मर्ज़ी के खाने बनाने हैं, फिर मेहमानों को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बड़े बूढ़ों सबकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना है। पहले कलेजी भूननी है, फिर मटन कौरमा बनाना है, फिर बिरयानी बनानी है। तो मेरे ख्याल में ख़ातून खाना के बगैर तो ईद मुकम्मल नहीं हो सकती, और सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के कंधों पे है, कंधों पे आती है। जी समीना पर आप ये सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये कि ईद वाले दिन, चाहे बकरा ईद हो चाहे ईद उल फितर हो, हमारे घर की एक रवायत है कि हमने हलवा, पूरी, चने, आलू की भुजिया, चटनी, सवैयाँ सब कुछ घर में बनाना है। आप लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? बस क्या करें। और उसके बाद फिर जैसे भी आप कह रहे हैं ना कि सारी ख़वातीन, जो घर की जितनी भी ख़वातीन हैं उन्होंने तो किचन संभाल लेना है, और मर्द जो हैं उन्होंने गोश्त। और उस पर जो सबसे मज़े की बात ये होती है कि जो हमारी खाला है ना, मेरी सास जो हैं, उनको ना वो माशाल्लाह ख़ुद इतनी वो हैं कि उनको कसाई की कटी बोटी पसंद नहीं आती। वो कहती है इसे सही नहीं बनाया, तो हम उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, आपने तकसीम करना है, आप तकसीम करें। तो सारी अल्हम्दुलिल्लाह निभाते हैं। बच्चों की पसंद, हमारे बच्चों को नमकीन गोश्त पसंद है। और बात आपने जो बोटी वाली की है ना, ये सारी खवातीन के अंदर मुझे लगता है जेनेटिकली डीएनए के अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उधर मेरी अम्मी तो वो भी यही कहती होती थी, और इधर मेरी खाला जान है, मेरी सास, तो वो भी यही कहती हैं कि ये तो सारा बेड़ा गर्क करके चला गया। क्या हुआ, इल्म की खातिर कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, एक इनहेरेंट इल्म है जो अल्लाह ने औरत को दिया कि ये बोटी ठीक नहीं बनी हुई। हाँ बिल्कुल। ये इतना तंज मैं सुनता हूँ ना हर साल। हाँ, आप बोटी ठीक नहीं बनी। हाँ, वो सारी कहती है चांपे सारी खराब कर दी है, जिसने बताना है कि बोटी ठीक है। जी अरे भाई, गोश्त को मिला दो और बांट दो, इतना ही होना चाहिए। किचन के अंदर जितना काम खवातीन करती हैं, वैसे मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि किचन के अंदर ईद वाले दिन भी जो है वो काम करना, चाहे जितनी मर्जी हेल्प आप पे मौजूद हो, लेकिन आप इस पर स्ट्रेस तो होता है ना कि ईद का दिन है और हम किचन में हैं, मेकअप भी किया है, तैयार भी हुए हैं। नहीं, मेकअप बाद में होता है। मेकअप बाद में। जो लोग किचन में काम करते हैं वो मेकअप फिर एंड में करते हैं। सही बात। मतलब 12-1 बजे खाने से फ्री होके फ्रेश होके फिर वो तैयार होते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिलाल साहब थोड़ा डिफरेंट होता है। मेरा एक ट्रॉमा है, मतलब व्हेन आई वाज 5 years old, तो मेरे वालिद साहब 1 महीना पहले एक बकरा ले आए थे घर पे कुर्बानी के लिए। अच्छा। जो मुझे उस वक्त बड़ा प्यार था, मैंने उसको खिलाया पिलाया सारा कुछ, और जिस दिन वो कुर्बान हुआ ईद वाले दिन, तो मैं बहुत रोई। और वो दिन और आज का दिन है, आप यकीन करें मैंने मटन नहीं खाया। अरे हाँ, मैं मटन नहीं खाती। और बस ये समझ लें कि एक ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा था। तो मेरे लिए ना ये एक बड़ा एवर्सिव किस्म का बिगिनिंग ऑफ द डे होता है। और आप कुर्बानी देखती भी नहीं है? मैं बिल्कुल देख ही नहीं सकती, हालांकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं। आप गोश्त पका लेती हैं? जी पका लेती हूँ, मैं पका लेती हूँ, लेकिन मैं कुर्बानी जब हो रही होती है तो मैं अपने कान ऐसे बंद कर लेती हूँ कि मुझे बिल्कुल कोई आवाज़ ना आए।
और मैं बल्कि अपने घर में बच्चे जो हैं उनको भी कहती हूँ बेटा आप मत जाओ, लेकिन घर वाले कहते नहीं बच्चे देखें इस चीज़ को। और मैं बहुत परेशान होती हूँ कि ये क्यों दिखाया जा रहा है बच्चों को बिठा के कि वो खून बह रहा है एंड एवरीथिंग। तो मेरा बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस। मैं छोटी ईद बहुत एंजॉय करती हूँ, लेकिन मैं बड़ी थोड़ा सा हार्ड होती है मेरे लिए। हार्ड होती है गुजारना। हार्ड होती है। ये बचपन का ट्रॉमा जाएगा नहीं कभी? कुछ होते हैं ट्रॉमास जो आप पे अनकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। तो मेरा ये है, मैंने आपको बताया मैं मटन नहीं खा सकती इसी वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ये मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था ऐसा। जी। तो हम तो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, बाहर खड़ा रखते हैं, वो देखते हैं, बल्कि कोशिश करते हैं कि वो छुरी हाथ में पकड़ें। उनको प्रैक्टिस चलानी मुश्किल होती है, इस पे कोई दो राय नहीं है कि एक बकरे के ऊपर छुरी चलाए या मुर्गी पे भी छुरी चलानी हो तो इट टेक्स समथिंग आउट ऑफ यू। सबसे ज़्यादा आपको ईद की खुशी किस चीज़ से होती है? ईदी मिलने पे, खाना पकाने पे, शौहर आज घर पे रहेगा अगर रहेगा तो, या किस चीज़ से सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस क्या मिलती है? जी, हैप्पीनेस ये होती है सबसे, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं तो मेरा ताल्लुक बेसिकली फैसलाबाद से है। तो अम्मा का घर, अब्बा का घर और ससुराली फैमिली सारी हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, तो वो सब वहाँ रहते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अपनों से मिलने के दिन आ गए। जो 3-4 छुट्टियाँ होती हैं वो हम बड़े सुकून से जाके हर घर में जाते हैं बारी बारी, और वहाँ वो एक मेहमान नवाजी भी होती है, प्रोटोकॉल्स भी मिलते हैं और फिर आपका बड़ा ख्याल रखा जाता है, और वो अपनों से मिलने के दिन होते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारा साल आप काम में इतने बिजी होते हैं और अपनों से मिलने का टाइम नहीं होता। तो मेरी सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अम्मा के पास बैठूंगी, उनसे बातें करूंगी और अब्बा का हाल पूछूंगी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। ख़ानदान में अम्मा अब्बा के अलावा मिलने की खुशी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बहनों से, क्योंकि बहनों के साथ जो गॉसिप हो सकता है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो दिल की बातें शेयर की जाती हैं काफ़ी अरसे बाद, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब आप सारा साल फ़ोन के ऊपर गप्पे नहीं मारती बहनों के साथ? जी, टाइम नहीं मिलता असल में, बिज़ी इतनी होगी रूटीन कि बहुत बिजी हो जाते हैं, तो वो टाइम उस तरह से नहीं मिल पाता जैसे आप फेस टू फेस बैठ के जो बात कर सकते हैं वो फ़ोन पे नहीं हो सकती। समीना पर ये वैसे बड़ी एक ट्रेजेडी नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है? हाँ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ना अपनों के लिए। और मैंने देखा है कि जब यानी कि बहन हो गए, भाई हो गए, उनसे भी कई दिन गुजर जाते हैं, यानी कि इतनी मसरूफ़ लाइफ है कि उनसे बात नहीं होती। इवन कि मैंने ये भी देखा है कि माँ बाप से भी रोज़ाना, यानी कि अब तो पहले तो जो बेटियां दूर, मैं शादी करके कोयटा गई थी तो लाहौर से गुजरांवाला से गई थी जी। ओए होए। तो लेकिन यह है कि उस वक्त टेलीफोन का एक ही राब्ता होता था कि जो लाइन नंबर था उस पर बात करनी है। तो टिप का फ़ोन जी, टिप TIP, हाँ बिल्कुल वो फ़ोन था। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि हम उस पर भी हम वो करते थे कि रोज़ाना अम्मी से बात हो जाए, अब्बू से बात हो जाए। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि हर किसी के पास फ़ोन है, सारी दुनिया से नहीं है। हाँ, राब्ते फिर भी नहीं है। पता नहीं किसके फ़ोन अटेंड करते हैं आप। हाँ, ये बड़ी अहम बात है वैसे, किसके फ़ोन अटेंड करते हैं। सही बात है। लेकिन बहुत से ना डॉक्टर साहब ऐसे साथी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरा एक दोस्त है, हम इकट्ठे मोहल्ले में रहते थे, अनिल कुमार रवानी। उनकी वालदा जो है, उनसे हमारी घर की जितनी भी ख़वातीन हैं वो कॉन्वेंट और जिस दिन मैरी में पढ़ी थी, तो वो कॉन्वेंट की टीचर भी थी। तो हम करीब रहते थे, इतनी कुर्बत है हमें कि हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा VCR देखना शुरू किया या बदतमीज़ियाँ जो हैं वो शुरू की। वो पिछले 20 साल में 25 साल से कनाडा में है। अगर वो 15 साल बाद भी आ जाए तो हम वहीं से शुरू करते हैं बात जहाँ से राब्ता टूटा था। मुझे नहीं कभी एहसास हुआ कि 15 साल का वक्फा आ गया है या 10 साल का वक्फा आ गया है या अब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब उसके साथ वो शरारत नहीं की जा सकती। या मेरी पुप्पो की बेटी है जिसने कि हमें बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया ज़िंदगी में। हम तकरीबन साल के साल उसकी तरफ जाते हैं, गमी खुशी के वक्त में जाते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसी तरह मारती है जिस तरह बचपन में मारा करती थी। कतरा फ़र्क नहीं आया, गाली देने में या मारने में या हमें बुरा भला कहने में या खातिर करने में भी फ़र्क नहीं आया। फासलों से रिश्ते तो नहीं ख़त्म होने चाहिए। ये जो एग्जांपल्स आप बता रहे हैं ना रिश्तों की, ये वो रिश्ते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं, जो दिल से चलते हैं। ये निशानी है उस रिश्ते की। ज़रूरी नहीं कि वो आपका खूनी रिश्ता हो,
वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपका कोई चाहने वाला भी हो सकता है। ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका ब्लड रिलेशन है तो वो आपके साथ सिंसियर होगा, बल्कि अब तो जिस तरह का मुआशरा है ब्लड रिलेशंस में भी सिंसेरिटी नज़र नहीं आती है। यू आर लकी वन कि 15 साल बाद भी अगर आप दोस्त से मिलते हैं तो आप वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ब्रेक किया हुआ था। डॉक्टर साहब वैसे इस तरह की बातें आज के दिन करनी नहीं चाहिए। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है मंसूर हसन, हम स्कूल से इकट्ठे हैं, तो वो जब आज आपको अपने सारे पुराने दोस्त याद आ रहे हैं, एकदम जाहिर है याद आ रहे हैं वाला सिलसिला होता है ना। तो वो मुझे जब भी फ़ोन करके कहता है ना कि आओगे नहीं, तो मैं कहता हूँ यार मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं नहीं आना चाहता तेरे, मैं वाज़े तौर पे उसको कहता हूँ। फिर वो कहता है अच्छा आज हमारे घर देसी मुर्गी पकड़ी है, तो फिर मैं फ़ौरन चला जाता हूँ। मैं वो ताल्लुकात जो है ना किसी प्रोटोकॉल के मोहताज नहीं होते बिल्कुल भी ना, तो आप कंफर्ट जोन में है। लेकिन उसका डॉक्टर साहब एक अच्छा जो रद्द-ए-अमल होता है ना वो ये है कि उसके जो बच्चे हैं वो मेरे से ज़्यादा, उसकी बेटियां मुझसे ज़्यादा मशवरा करती हैं अब्बा से। सो मैं उनका ज़्यादा अब्बा हूँ बजाय इसके कि उनका वो अब्बा है। सो वो रिलेशनशिप्स एक साल में जब रिलेशनशिप हम रिवाइज़ करते हैं, मिसिंग लिंक्स जोड़ते हैं, ये तो अल्लाह का शुक्र है ना कि अल्लाह ने रमज़ान रखा हुआ है, ईद रखी हुई है, मुहर्रम में इकट्ठे हो जाते हैं लोग, रबीउल अव्वल पे इकट्ठे हो जाते हैं लोग। सारे साल में ना इकट्ठे होने का वैक्यूम तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। जी ऐसे ही वो वैक्यूम तो नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन आज के दिन की जो तालीम है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें जो देनी चाहिए वो बच्चों को है। जी बच्चों को बताना है कि ईदी क्यों देनी चाहिए, बड़े आदमी ने देनी है ईदी, चाहे वो 100 रुपये का नोट हो, 5000 देना ईदी ज़रूरी नहीं है, मिल बैठना कितना ज़रूरी है। आज का दिन अपने घर में अगर आप देखेंगी तो आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है कि बच्चों की भी तरबियत हो रही है आने वाले वक्त के लिए। बहुत 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 कुछ सीखते हैं बच्चे, और ख़ास तौर पे जब कुर्बानी का जानवर कुर्बान किया जाता है तो उस वक्त जो बच्चों के भी तासुरात होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इनका खुशी और गम दोनों के होते हैं, खुशी और गम, और वो जो सब्र और पेशेंस, और फिर जब उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया जाता है तो उनकी एक वो बड़ी रूट करते हैं, वो उनकी रूट्स मजबूत होती हैं, उनकी वैल्यूज़, उनके प्रिंसिपल्स बनते हैं फॉर लाइफ। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है कि इन सब मरहलों में बच्चों को साथ रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन का दौर आ गया है और जितनी मिस इन्फॉर्मेशन हम रोज़ाना देख रहे होते हैं, बच्चों को रूट्स के साथ और प्रिंसिपल्स के साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या चीज़ पका लेती हैं बकरे में से आप? मैं वैसे पकाने वालों में से नहीं हूँ, मैं खाने वालों में से हूँ। आप फैसलाबाद से हैं, लाहौर में रहती हैं। जी बिल्कुल, तो कुछ ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ ज़िंदगी में। वो सही कह रही है ना, वो खाने वालों में से खाने वालों में से हूँ। तो क्योंकि पहले पढ़ाइयों में लगे रहे और किसी ने कहा नहीं कि आप किचन में आएँ और पकाएं, तो तब भी मिल जाता। तो खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती है? बकरे में से मुझे कीमे की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, जैसे शामी कबाब हो गए या कीमे का मसाला हो गया या मटर कीमा हो गया। तो मुझसे बहुत बड़ी बोटी नहीं खाई जाती, तो कुछ ट्रॉमा जैसे डॉक्टर साहब का है ना, वो मेरा भी है कुछ थोड़ा सा। तो मटन मैं पूरा नहीं खा सकती, तो कीमे की फॉर्म में मैं डिफरेंट चीज़ें जैसे चप्पल कबाब बन जाते हैं तो वो खा लेती हूँ, चपली कबाब जो होते हैं। ये हमारी दोनों खवातीन जो है ना समीना आपा, ये चाँप को मुँह में पकड़ के तोड़ने से कासिर है। वाइड भी कर रही हैं, वो इन्होंने ज़िंदगी में एंजॉय नहीं किया। अच्छा, मुझे तो ना बहुत याद है कि जैसे ये कह रहे हैं ना बचपन से, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपने एक मोहल्ले के अंदर सीखी थी। कि मुझे याद है कि हमारा घर और मस्जिद का ना दीवार एक थी, बल्कि मस्जिद का मेहराब हमारे घर के अंदर था। अच्छा। तो सबसे पहले जो बकरा ज़िबा होता था ना, वो हमारा ज़िबा होता था, और मेरे अब्बू खुद उसकी खाल वगैरह उतारते थे, खुद गोश्त बनाते थे, और फिर उसकी जो कलेजी पकती थी तो फिर सारा मोहल्ला इकट्ठा होता था, यानी कि इर्द गिर्द के हमसाए, और वो बैठ के तो फिर वो सारे खाते थे, दुआ करते थे, और फिर उसके ये तो हमारे घर की एक्टिविटी होती थी। लेकिन पूरे मोहल्ले में जो एक्टिविटी हो रही होती थी वो ये होती थी कि हमारे मौलवी साहब जो थे ना, मस्जिद के इमाम साहब, उन्होंने बड़ा सा छुरा पकड़ा होता था, तो वो सारे मोहल्ले के बकरे उनके ज़िबा कर, और हमारी पूरी बच्चों की पलटून जो होती थी ना, वो सारी उनके साथ साथ जाती थी, और हर घर का बकरा ज़िबा होते हुए देखना, और उसको फिर बल्कि बाज़ का तो मुझे याद है कि हम टांगे भी पकड़ लेते थे कि वो जब वो कर रहे थे। तो ये ना एक बड़ी अच्छी जो अब के बच्चों को मैसर नहीं है।
अब बच्चों को ये चीज़ें, अब तो बस वो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, उनको हम पकड़ के ना यूं ला के खड़ा करके कहते हैं बेटा देखो ये, और फिर उसको बच्चों को बताते हैं। कोशिश करती हैं माएँ कि फिर उनको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वो पूरी जो दास्तान है वो ये भी सुनाई बड़ी जाती है। मुसीबत है, बच्चे अब ये पूछने लग गए हैं कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं, 6 साल के बच्चे पे क्यों छुरी चलाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सोचा नहीं था कि ये भी सवाल पूछा जा सकता है या पूछना चाहिए। लेकिन यह है कि ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन उसका जवाब देने वाले पे डिपेंड करता है Absolutely. कि वो उसको किस तरीके से बयान करता है कि वो कुर्बानी, वो जो छुरी तो असल में अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनसे एक आजमाइश थी या एक कुर्बानी मांगी थी, उन्होंने वो कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हो गए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको उसके बदले में मेंढा भी दिया, मेंढा कुर्बान कर दिया, और उसके बदले में अल्लाह ताला ने उनको और औलाद की खुशखबरी भी सुना दी। और किस उम्र में सुनाई। तो ये तो असल में अगर ये चीज़ हम बताएं तो बच्चों के बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में ये अब हमारा एक शोबा है इत्तफ़ाल का, तो वो आजकल ना यही स्टोरीज़ जो है ना बड़े बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो ये सारी स्टोरीज़ जो हैं वो बच्चों को सुना रही हैं। उनकी जो ट्रेनर्स हैं ना वो मैंने सुना कि वो बहुत ही प्यारे स्टाइल में इस मामले में शायद कुछ कर भी सकती हैं। ये बेहतर कोशिश ये भी हमें करनी चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम इन चीज़ों के ना कार्टून्स बना के बच्चों के लिए जी बिल्कुल, ताकि वो जो विजुअल लर्निंग करेंगे, हाँ जी, वो इसी तरह सुना रही हैं वो स्टोरीज़ ना विजुअल के ज़रिए, और कुछ उसके जो कुछ जैसे वो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसके साथ वो बच्चों को सुना रही होती हैं। लेकिन वो जो असल बात थी ना जिस पे मैंने बात पकड़ी थी वो ये थी जो अभी आपने कहा कि मेरे दाएं बाएं दोनों शाम की बूटी एंजॉय करने वाली खवातीन नहीं आई है। और माशाल्लाह हम तो शौकीन हैं खाने के, हम तो जब तक पूरे उतारी ना जाए मतलब बकरे को कलेजी पकाइए कभी। जी बिल्कुल पकाइए, अभी इम्तिहान लेते हैं कलेजी पकाने का तरीका, इब्तिदा कैसे करना है कि उसमें से हमक निकल जाए। ये जबरदस्त। उसके अंदर जो मेरा होता है, एक तो उसमें हम दही का इस्तेमाल करते हैं और एक सूखी मेथी होती है, सूखी मेथी, उसका इस्तेमाल करें तो उसकी जो एक हमक है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अगर आप लोग याद है तीनों खवातीन को मैं एक मशवरा दूं, कलेजी पकाने से पहले ना वो बड़े की हो या छोटे की हो, उसको गर्म पानी में डाल दें। हाँ, उसके ऊपर से उसकी जो स्किन होती है ना पतली सी झिल्ली वो उतर जाती है, लाहौर की रहती वो उतार के तो फिर उसमें से स्मेल नहीं रहती। आप उसमें गर्म पानी डालेंगे, झिल्ली उतार दें और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा नींबू डाल दें, उसमें से सारी जो हमक है ना और सारा खून भी निकल जाएगी। फिर धोकर उसको आप पकाएं। इवन जो गोश्त आपने संभालना भी है ना उसको भी आप ये ट्रीटमेंट दे दें तो फिर वो भी प्रिजर्व करने के काबिल हो जाता है। डॉक्टर साहब क्यों संभालना है गोश्त? गोश्त बांटे लाल साहब, लोग संभालते हैं, सही बात है, फ्रिज साफ होती है पहले साफ करते हैं इसलिए कि गोश्त संभालना है। जी जी, अपना वो बकरा या वो कुर्बानी अपना हिस्सा, बिल्कुल सही बात है, अपना हिस्सा तो वो कम दी जाती है, बकरा संभाला जाता है और जो गाय का हिस्सा है वो बांट दिया जाता है। ये भी एक कल्चर है यहाँ पे। कितना हिस्सा रखती हैं आप डॉक्टर साहब? वैसे अपना रखते हैं? हाँ जी, अपना हिस्सा तो होता है और वो तकरीबन चलता है, एक हफ्ता तो चलता ही है वो, क्योंकि मैं तो ज़्यादा नहीं खाती, तो मेरे हस्बैंड ही खा रहे होते हैं या बच्चे खा रहे होते हैं, तो एक हफ्ता चलता है जो अपना हिस्सा। मैं बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं रखती क्योंकि मैंने खाना भी नहीं होता, so I just distribute everything. सेम हियर, बिल्कुल कुछ भी नहीं रखते। को काटें, हाँ जी, उसकी पहाड़ी बनाएं, उसको मिक्स करें और उसके लिफाफे बनाएं और बांट दें। बिल्कुल ऐसे ही। और उन बांटने वाले 3 हिस्से कहते हैं, हाँ वो रिश्तेदारों का साल में एक दिन तो टेक्नोलॉजी छोड़ दें। हाँ नहीं सही बात है, लेकिन यह है कि अमूमन जब रिश्तेदार सब कर रहे होते हैं तो फिर यही होता है कि सारा तकसीम हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है, रान इधर जाएगी, मछली का गोश्त इधर जाएगा, नहीं सच्ची बात की है, सिरी पाए इधर जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। इसमें भी बहुत इनजस्टिस होता है, इनजस्टिस है, सब कुछ मिक्स करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए और बांटें। रान जो है वो आमतौर पे बेटियों के ससुराल में भेजी जाती है, या फिर जाहिर अगर आप दूसरी पार्टी है तो इस तरह वो, क्योंकि रान जो है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है ये शो करने का कि जी आप इम्पोर्टेंट हैं। मैं लूँगा जनाब वक्फा, लेकिन ये बात जो है ना ये पैगाम के तौर पे मैं मंसूर हसन साहब को कह रहा हूँ कि आपने जो हमें रान भेजनी होती है वो दस्ती नहीं भेजनी, रान भेजनी है, और वो आपने ये वाली बात डॉक्टर साहब की संजीदगी से नहीं लेनी, आपने भेजते रहना। वक्फा लेके वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब हमें बड़ी खूबसूरत बात बता रही हैं। डॉक्टर साहब कह रही है कि मैं गोश्त को हाथ भी नहीं लगाती। डॉक्टर साहब क्यों नहीं लगाती हैं आप? वो ट्रॉमा ठीक है, बकरा था वो, आप क्यों संजीदा ले रही हैं इतना? नहीं, असल में उसके साथ एक और ट्रॉमा है जो मैं आपको ऑफ एयर बताऊंगी, ऑन एयर मैं बता नहीं सकती, जिसकी वजह से मैं गोश्त को हाथ नहीं लगा सकती। क्योंकि थोड़ा सा बता दूं, आई वॉज फोर्सफुली आस्क्ड कि मैं ज़िबा करूं। हाँ, फोर्सफुली, हालांकि हम ट्रेंड नहीं होते हैं, तो वो अच्छा, ये कोई आसान काम भी नहीं है वैसे, नहीं है, फोर्स नहीं करना। तो वो एक और ट्रॉमा है जो मेरी शादी के बाद था। तो वो फोर्सफुल जो थी ना कि आपने ज़िबा करना है, और वो जो मुझे आज भी वो जानवर जो है उसकी वो तकलीफ़ याद आती है। अच्छा, इस वजह से मैं ये काम नहीं कर जिंदगी में कभी मुर्गी भी नहीं हलाल की, लेकिन मैं जब गाय पे छुरी चलाता हूँ ना, तो वो मुझे बता रही होती है कि तुम ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। एक ये भी सियासत जो है ना घर की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने खवातीन का सुनना है, उसने बताना है कि इसको गोल करो, पहले उसके गर्दन के मांस को, फिर छुरी वो वाली लो जो मैंने तुम्हें दी है, वो नहीं लेनी जो तुम्हारा ख्याल है कि कसाई देता है इतनी सी छुरी, बेगम देती है इतनी सारी छुरी, तो आपने वो वाली इस्तेमाल करनी है। ईद पे ईदी लेने में आपकी अभी ज़्यादा खुशी है या ईदी देने में ज़्यादा खुशी है? अब तो ऐसे लगता है कि वो वक्त कहाँ चले गए जब ईदी मिला करती थी। अब तो जेब खाली हो जाती है। अब जेब खाली होती है और बस अब देख रहे होते हैं कि वो, और इन्जॉय भी कर रहे होते हैं। बच्चों को ईदी देने से बहुत खुशी मिलती है, और जब बच्चे खुश होते हैं और आपके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं। शौहर से मिलती है ईदी? जी, वो तो पहले ही मिल जाती है ना, डिफरेंट फॉर्म्स में, कपड़ों की फॉर्म में, किसी सूरत में। लेकिन उस दिन जो ईदी होती है वो बच्चों के लिए होती है, और घर का ट्रेडिशन ये है कि जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं वो ईदी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें समटाइम्स हम बहुओं को भी मिलती है, जब बड़े बुजुर्ग कर रहे होते हैं तो बहुओं का भी हिस्सा होता है उसमें, और सबको मिलती है फिर, लेकिन ख़ास तौर पे बच्चों को मिलती है। आपको बचपन का कोई वाक़या याद है कि ईदी जब मिलती थी तो आप क्या करती थी उस ईदी से? जी, अब मेरा ताल्लुक फैसलाबाद के साथ एक गांव से है, तो अब गांव में ना छोटी दुकानें लगा करती थी। तो उसमें वो छोटे वो बाजे और आलू की चाट और वो लस्सी की पता नहीं उन्होंने क्या बनाया होता था, तो वो मेरा फेवरेट मसला होता था। और एक हमारे गांव में एक छोटी सी दुकान थी जिसके पकोड़े बहुत मशहूर थे, और उसके साथ वो लस्सी की चटनी बनाते थे, पतली सी लस्सी की चटनी, और उसमें धनिए का, पुदीने का। ठीक है। तो वो मेरा फेवरेट होता था, क्योंकि वो पता नहीं उसमें क्या, वो कोई तेल ऐसा इस्तेमाल करते थे कि उसकी मुझे जायका बहुत पसंद था। तो जैसे ही हमें ईदी मिलती थी हम चले जाते थे, और वो बाजे और वो फ्रूट चाटें खा के तो फिर हम घर वापस आते थे। हमारा बहुत बड़ा एक लंबा जनाब, मेरी वाहिद जो बचपन की याद है ना ईद मनाने की, वो ईदी मिलनी है, बाजार जाना है, एक मीठा पान लेना है, एक काले रंग की बोतल पीनी है, और ईद ख़त्म। उस ज़माने में आरसी कोला होती थी, अब नहीं है। अब तो कोका कोला और पेप्सी है ना। तब जब मेरा जो बचपन था, मुझे याद है 5 रुपए हमारे लिए बहुत होते थे, और अगर 5 रुपए जैसे दादी से मिले हैं तो जिस तरह डॉक्टर साहिबा, अब तो होते भी नहीं। तो एक आलू चने की चाट लगाने वाला बंदा होता था, ये मेरा ख्याल है ऑल टाइम फेवरेट आलू चने की चाट उस वक्त होते। उससे 2 रुपए की प्लेट मिलती थी और 2 रुपए की आरसी कोला होती थी। तो वो ईद वो होती थी कि जी ये हमने खा लिया पी लिया, और उसके बाद कैंडीज और ये इस किस्म की चीज़ें जो वो स्वीट के तौर पे खा, जो कि आज हम बच्चों को मना करते हैं। हैप्पीनेस तो यही है ना, बिल्कुल है। आप जाएं और अपनी दिल, यानी कि वो जो एक एहसास होता है ना कि पैसे भी आपके पास अपने पैसे हैं जो आपको ईदी मिली है, और किसी ने रोकना टोकना भी नहीं, और आपने अपनी मर्जी से खर्च करने हैं। तो असल खुशी वो होती थी कि आपके पैसे, आपकी जेब में पैसे भी हैं। और हमें तो याद है कि हम सारी कज़न जो होती थी वो हमने पर्स भी छोटे छोटे पकड़े होते थे, और फिर पर्स, जी, और हमने वो चश्मे भी लगाए होते थे, चूड़ियाँ तो अम्मी ने खूब पहनाई होती थी। और फिर हमने बाहर जाके तो बस यही कि कोई रेडी वाला हमने नहीं छोड़ना, कोई दुकानदार जिसने जो लगाया वरना सब कुछ खा पी के। फूल लगाती थी बालों में? तो जी फूल नहीं लगाते थे, फूल मुझे याद नहीं है, लेकिन होती होंगी पिन्स लगती थी, अम्मी लगाती थी, और अम्मी बड़े उससे मोहब्बत से कपड़े तैयार करती थी कि मुझे याद है कि जो सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन होता था ना, मेरी अम्मी वो कपड़े मेरे लिए तैयार करती होती थी। डॉक्टर किन्ज़त, बचपन में ज़्यादा तैयारी का मज़ा आता था कि अब?
जी, बचपन में तो ऐसी तैयारी होती थी कि वो जो एक रात थी वो गुजर ही नहीं रही होती थी। जो सुबह ईद ही नहीं आ रही होती थी, वो जूते भी पास पड़े हुए हैं, कपड़े भी पास रखे हैं, चूड़ियाँ भी रखी हुई हैं, और वो रात गुजरती नहीं थी। मेहंदी लगा के वहीं पे सो जाते थे, कभी गाल पे मेहंदी लगी होती थी, कभी कहीं, और सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के, तो वो जो एक तैयारी का जो मज़ा बचपन में था ना, वो अब शायद एहसास चेंज हो जाते हैं। मुझे लगता है आने वाली नस्ल से डॉक्टर साहब मुख्तलिफ हुई है। जी, हमारी खुशियाँ कितनी सांझी हैं। सांझी, बिल्कुल। चाट खानी है, बोतल पीनी है, बाजार जाना है। आज के बच्चों के लोडेड फ्राइज और ये सारी चीज़ें, उनकी इसमें खुशी है। हमारी खुशियाँ वो ना वक्त जो था ना, वो ये जो भी बात कर रही थी ना, कि उसके अंदर ना वो जो आज के दौर में वो है ना मटीरियलिज्म, वो नहीं था उसमें। उस दौर के अंदर और आज के दौर के अंदर ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आजकल नमूदो नुमाइश ज़्यादा है, और हर चीज़, आप छोटी सी खुशी भी मिलती है तो उसको आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आपको कोई, आप अच्छा खाते हैं, कहीं पे होटलिंग कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। कॉफ़ी का कप भी पी रहे हैं तो वो भी उसके ऊपर डाल देते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि वो खुशियाँ जो अपनों के साथ, या वो अब हम दूसरों से तो शेयर करते हैं, और अपने घर में बच्चे भी बाज़ कात उनके दिल के अंदर क्या है माँ बाप को नहीं पता होता, और माँ बाप उनके लिए क्या ऐसा साथ रखते हैं बच्चों को पता नहीं होता। बाज़ कात बच्चे जो हैं वो यही समझते रहते हैं कि अगर माँ टोक रही है या बाप किसी बात से मना कर रहा है तो ये तो मेरा वो ही नहीं है ना, यानी कि वो इतनी वो दूरी हो जाती है। लेकिन उस मेरे ख्याल में तो कुर्बत माँ बाप से ये थी, माँ से खास तौर, हाँ, माँ से तो बहुत होती है। माँ तो बोलती भी नहीं थी, उसकी आंखों से समझ आ जाती है वो क्या कह रही है, और वो सारों को समझ में आती थी, सारे बच्चों को समझ में आती थी। और बाप जो था वो उस वाकई वो कल्चर था कि बाप ने बाहर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और औरत ने घर की सारी जिम्मेदारियां। वो एक दफ़ा थे, उम्रे पे थे, तो आपको पता है ये वक्त बड़ा इमोशनली बड़ा सेंसिटिव होता है ना। आप तो सुबह ब्रेकफास्ट के टेबल पे थे, तो वो सारे लोग अपनी अपनी प्लेटें ले आए, तो मुझे नहीं पता था कि वो जब सारे बैठ जाएं तो तस्वीर भी खींचनी है यूँ करके कैमरे से। तो वो मैंने शुरू कर लिया। अच्छा। तो वो जो उसके बाद बेइज्जती प्रोग्राम हुआ ना डॉक्टर साहब, वो भी बड़ा था कि आप ये वापस रखें इसको, ये वो सेट ख़राब हो गया ना, ये सोशल मीडिया पे भेजना है। अब वो बकरे भी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे, कि कुर्बानी भी सोशल मीडिया पे होते हुए जाए कि ऐसा है। जा रही है। It's already there. थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर्सनल लाइफ शुड बी पर्सनल लाइफ। अब तो एक ट्रेंड बन गया है ना कि आपने दुनिया को वो बताना है जो आप कर रहे हैं। हाँ। हर एक एक्टिविटी आपकी जो है वो सोशल मीडिया पे, बिकॉज हम फिजिकली तो लोगों के साथ अब इंटरेक्ट कर नहीं रहे, तो डिजिटली कर रहे हैं, और वो हमने एक मीडियम बना लिया है कि लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे लाइक्स आएंगे, और वही मेरी रीइंफोर्समेंट का बायस बन जाएगा। तो हम डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं, हम फिजिकली तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। यार ये डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, ये डॉक्टर किन्जा से आके पूछूंगा, डिजिटली कनेक्ट करने में और फिजिकली कनेक्ट करने में दोनों नस्लों में कितना फ़र्क है, वापस आके पूछता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर किन्जा, फिजिकली कनेक्शन कम है और डिजिटली ज़्यादा है जी, जबकि ये मेरे ख्याल में रमज़ान, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, ईदें हों, ये इंतहाई पर्सनल मोमेंट्स हैं इंसान के टू बी कनेक्टेड। रमज़ान वो वक्त देता है आपको जबकि आप सुबह 2 बजे सारे इकट्ठे घर में उठे, वरना तो नहीं उठे होते। ईद आपको वो वक्त देती है जब आप खुशियाँ मनाते हैं इकट्ठे। कुर्बानी की ईद आपको वो वक्त देती है जबकि आप एक ख़ास इवेंट कर रहे हैं घर में। कुर्बानी करना कोई सौखा इवेंट नहीं है, सारे हैं। ये डिस्टेंसेस अगली नस्ल में हमने डालने हैं या नहीं डालने हैं? क्या तब्दीली आप चाहेंगी कि ईद पे हम एक ऐसी चीज़ कर सकें जिससे बच्चे कम से कम हमारी तरह की गुफ्तगू इस टेबल पे, इस कुर्सी पे बैठ के आइंदा कर सकें? जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि उस वक्त ईद के जो 3-4 दिन की छुट्टी होती है ना, उसमें सब गैजेट्स ना एक बॉक्स में डाल के तो उसे लॉक कर देना चाहिए। सही बात है। सबके फ़ोन ले लेने चाहिए, बच्चों के सारे गैजेट्स ले लेने चाहिए, PS5 बंद हो जाना चाहिए, और बस आपस में बातें करें, मिलने जाएं, बुज़ुर्गों की दुआएं लें। क्योंकि मैंने ये देखा कि अब ईदें भी ऐसी होती हैं कि हम ऐसे बैठे होते हैं
और सब अपने फ़ोन पे लगे होते हैं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा होता, और हम वही दूर दराज के लोगों को देख रहे होते हैं जिनका ना कभी हमसे मिलना होना है, ना कभी हमने उनसे कोई चीज़ शेयर, ना कोई आपके मफादात भी सेम नहीं है। तो ऐसे लोगों को देखने का या कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन 2-3 दिनों में प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी गैजेट साइड पे रखें, एक दूसरे से कनेक्ट करें। नहीं तो वाकई आने वाली नस्लों के पास ऐसे करने को बातें नहीं होंगी, उनके पास एक्सपीरियंसेस शेयर करने को कुछ नहीं होगा। वो आपको यही बताएंगे कि वो फ़लाँ रील में ये हुआ था और फ़लाँ रील में ये हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। और ख़ास तौर पे मैं तो कहती हूँ रात को सोने से पहले भी हमारे एक लॉकडाउन होता है घर में कि 9 o'clock के बाद आपकी गैजेट्स ऑफ है, हर तरह की गैजेट ऑफ है। अच्छा। और अब अपने बेडरूम्स में भी अपनी गैजेट्स नहीं लेके जा सकते। वो सारी हम कॉन्फिस्केट कर लेते हैं और वो एक जगह पे रखी जाती हैं। उसके बाद आपके पास 1 घंटा या 1.5 घंटा होता है बच्चों के पास, हमारे पास, कि हम आपस में कॉन्वर्सेट करें। बहुत अच्छी बात। और वो प्राइम टाइम होता है गुफ्तगू का, बहुत प्राइम टाइम होता है। बच्चों को बहुत सारी बातें दिन की याद आ रही होती हैं, स्कूल के चीज़ें याद आ रही होती हैं, और एक आपकी प्राइमिंग भी हो जाती है ना। आप एकदम से स्क्रीन बंद किए बगैर ही आप जब सोने के लिए लेटते हैं तो आपका दिमाग उस तरह से तैयार ही नहीं होता कि वो सो सके। तो इसलिए 1-1.5 घंटे या 2 घंटे पहले आप गैजेट्स ऑफ करें, बच्चों के साथ बात करें ताकि उनका मेलाटोनिन रिलीज़ होना शुरू हो। और ख़ास तौर पे 9 बजे से, आपको पता है 9 बजे से लेके तो 10-11 बजे तक मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, और उसमें बच्चों की ग्रोथ का टाइम होता है वो बहुत हाई टाइम है कि गैजेट ऑफ करें और सोएं। तो ये हर रोज़ होना चाहिए। मेलाटोनिन जो जिक्र करें डॉक्टर साहब, ये वो हार्मोन है जो कि आपके स्लीप को इन्हांस करता है, या स्लीप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 10 बजे से लेके वो कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे तक आपने सोना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर हो सके। समीना, पर बारबेक्यू किया कभी? जी, घर पे बिल्कुल, हर ईद पे होता है। हर ईद पे बारबेक्यू होता है, उसमें कीमे के कबाब सीख के ऊपर लगाते हैं, पूरा उसका पूरा सिस्टम है हमारे घर में। तो उसको फिर हम बाहर, और वो ठीक हो जाता है बारबेक्यू, कबाब गिरता भी नहीं है? नहीं, गिर जाता है कबाब। हर दफ़ा हम तजर्बा करते हैं कि कबाब ना गिरे। असल में ना वो मुझे पता है कबाब क्यों गिरता है। वो उसमें एक ख़ास मिकदार चर्बी की डालनी होती है कीमे के अंदर, वो हम नहीं डालते क्योंकि सब हम समझते हैं गोश्त प्योर होना चाहिए, नहीं वो चर्बी डालनी है। उस वजह से वो फिर वो चिपकता नहीं है। तो हम तरकीब तो बनाते हैं, फिर एक यानी कि बाज़ का यूँ होता है कि हमने सीख कबाब बनाने शुरू किए, आखिर में तवे के ऊपर टिक्कियाँ बन के सारे उसी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी होती है। फिर वो जो बोटी वाला, या जैसे इसको कलेजी को भी मसाला लगा के रख लें, फिर उसको भी सीख पे चढ़ा कर, तो बच्चों को, तो जो बच्चे गोश्त नहीं खाते ना इनकी तरह, वो सीख कबाब और वो ये जो है बच्चे इन बच्चों की तरह गोश्त नहीं खाते, उनके लिए कह रही हैं उनके लिए। तो वो फिर ये चीज़ जो है वो ज़रा कलेजी खाना स्किन के लिए अच्छा है? जी, वैसे बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे ऐसे लगता है कि चूँकि लिवर के अंदर से सारे टॉक्सिन्स होते हैं, लिवर आपका वो ऑर्गन है जो कि टॉक्सिन्स को प्योरीफाई कर रहा होता है, तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। तो मेडिकली तो मुझे लगता है कि कलेजी खाना इतना हेल्दी नहीं है क्योंकि उसमें से सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं, वो डिटॉक्सिफाई करते हैं। और सब काश मैं सवाल आपसे पूछता ही मेरे अंदर गिल्ट ही ना पैदा होता। बीइंग अ मदर मैं ये कहना चाहूँगी कि इनसे इख्तिलाफ करते हुए कि जो अनीमिक लोग होते हैं ना, जिनको खून की कमी होती है, मैंने देखा है कि वो अगर रोज़ाना 1 या 2 पीस कलेजी की उसके खाएं बोटी, तो उनका वो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जिनके बेबीज़ पैदा हो रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका जो ये आयरन है वो कम होता है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए जो कुदरती तौर पर एक अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए एक वो रखा है ना, लीवर के अंदर, बकरे के लीवर के अंदर ख़ास तौर पर, और सारे बड़े का लीवर तो और ज़्यादा ज़रा वो होता है, तो वो ज़रूर खाना चाहिए। सबसे हैप्पी मोमेंट इस दिन के अंदर क्या होता है आपका? सबसे हैप्पी मोमेंट, सबसे रिलैक्सिंग मोमेंट कौन सा? मैं बताऊं पहले? 3 साल पहले तक बताएं तो सोने का नहीं, वो आपका हमारा तो अर्ली राइजर, सुबह उठ जाना तो बस दोबारा सोना नहीं है। तो मेरा मोस्ट हैप्पी मोमेंट होता था अपने वालिद साहब से मिलना, एवर फॉर एवर, बचपन से लेके, क्योंकि नमाज के लिए जाना है तो हमारे घर में ये एक ट्रेडिशन था कि नमाज से वापस आएँ घर के मर्द, उससे पहले आपने रेडी रहना है।
तो वो एक एक्साइटमेंट होती थी कि अब्बू आएंगे तो उससे पहले रेडी होना है, बिकॉज अब्बू आएंगे ईदी देंगे और फिर प्यार मोहब्बत करेंगे और वो क्या तो ये खुदा की कसम ये है। ये 3 साल पहले तक तो यही था, क्योंकि 3 साल पहले आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद क्या बात है। 3 साल से ये है कि मोमेंट वही है, लेकिन अब्बू को जाके मिलना पड़ता है अब। तो ये मेरा हैप्पीएस्ट और सबसे ज़्यादा सैडेस्ट मोमेंट सेम डे पे होता है। ये बड़ी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि आपने अल्लाह ताला का हुक्म है कि ईद है, खुशी का दिन है, खुशी मनानी है, लेकिन खुशी वाले दिन आपको अपने प्यारे ज़ाहिर है आप लूज़ कर चुके होते हैं, वो बहुत याद आते हैं, लेकिन जब आप उनको मिल के आते हैं तो फिर आप खुश भी होते हैं कि नहीं। एक बड़ी अच्छी बात ये है, और ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, बड़ी खुशनसीबी की बात ये है कि हमारे पास 2 या 3 नस्लें यहाँ पे बैठी हुई हैं। सारे लोगों के तजर्बे एक ही हैं, और वो तजर्बा ये है कि आपके बड़े जो हैं वो आपकी खुशियों के मुंतज़मीन भी होते हैं और आप उनके सामे भी बनते हैं। जिन लोगों के बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं उनके साथ टाइम एंजॉय करें, उनके साथ टाइम लें, उनके साथ टाइम और ज़िंदगी जो है ना वो कनेक्ट करें, क्योंकि अभी आपके पास हैं। लेकिन जिन लोगों के बुज़ुर्ग नहीं हैं, मेरा यकीन ये है, मेरा अकीदा ये है कि उनके बुज़ुर्ग उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब अच्छे दिन आए तो उनको जाके फूलों के साथ और खुशियों के साथ फाते के बाद ज़रूर मिलें और उनको भी ईद मुबारक ज़रूर कहें। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे खुशी के दिनों के अंदर पाकिस्तान को और उम्मत मुसलमान को याद ज़रूर रखिएगा।